डार्क क्लाउड कवर। ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट में एक वीक ट्रेंड है। जब पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग वाइट हो और सेकंड कैंडल भी मार्केट हाई पे ओपन हो, या फिर ओपन होने के बाद प्राइस और ऊपर चली जाए, लेकिन फिर प्राइसेस गिर जाएं और मार्केट पहली कैंडल के सेंटर के नीचे क्लोज हो, तो इसका मतलब है कि पहले दिन की स्ट्रॉन्ग अपर मूवमेंट दूसरे दिन की वीक परफॉर्मेंस से ख़त्म हो जाती है। पिक्चर में जो ब्लेंडेड कैंडल दिखाई गई है, जिसका एक लॉन्ग अपर शेडो है, इसका मतलब है कि डार्क क्लाउड कवर तस्वीरी तौर पर एक मार्केट की वो मूवमेंट दिखाता है जहां सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर को ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। एक आइडियल डार्क क्लाउड कवर की सेकंड कैंडल पहली वाइट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अगर ब्लैक कैंडल मिड पॉइंट के नीचे क्लोज ना हो तो कुछ जापानीज़ ट्रेडर्स इसे इनकम्प्लीट डार्क क्लाउड समझते हैं। ऐसे केसेस में जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसकी नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करें इन दी फॉर्म ऑफ वीकर क्लोज। एक जनरल रूल के मुताबिक डार्क क्लाउड कवर की सेकंड कैंडल की क्लोजिंग जितनी डाउन साइड पे होगी उतना ही बेरिश सिग्नल होता है। यहाँ एक डार्क क्लाउड की एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग करने में फेल हो गई है। अगर आप इसकी ब्लेंडेड कैंडल देखें तो इसका जो अपर शेडो है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डार्क क्लाउड पैटर्न, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम बेरिश हो सकता है। लिहाजा फर्दर वीकनेस की कंफर्मेशन की ज़रूरत है। स्टॉक और फ्यूचर में डार्क क्लाउड कवर को देखने का तरीका अलग होता है। आइडियल डार्क क्लाउड कवर में सेकंड कैंडल की ओपनिंग पहली कैंडल की हाई प्राइस से ऊपर होती है। फ्यूचर मार्केट में स्टॉक कंपैरेटिवली आमतौर पर प्राइस वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि स्टीव नाइसन फ्यूचर के मुकाबले में डार्क क्लाउड कवर की डेफिनेशन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ख़ास तौर पर स्टॉक्स में। अगर सेकंड कैंडल की ओपनिंग फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होती है तो भी स्टीव नाइसन इसे डार्क क्लाउड के तौर पर देखता है, जबकि फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं होता। पिक्चर में दिखाया गया है कि डार्क क्लाउड कवर की सेकंड कैंडल का अगर ओपन पहली कैंडल के हाई से ऊपर हो इंस्टेड ऑफ इट्स क्लोज तो ये ज़्यादा रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इसलिए क्योंकि मार्केट का नया हाई फेल होने के बाद रिवर्स होना ज़्यादा बेरिश होता है, बजाय इसके कि मार्केट का वहाँ से फेल होना जो न्यू हाई ना हो। डार्क क्लाउड कवर अक्सर रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। 75.5 के आसपास डार्क क्लाउड कवर बना, जिसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुई और तब तक गिरती रही जब तक कि यहाँ एक हैमर अपीयर नहीं हो गया, जो कि एक स्प्रिंग भी था। हैमर और स्प्रिंग क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इस कोर्स का लेक्चर नंबर या फिर वीडियो नंबर 4 है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो यकीनन आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि यहाँ से मार्केट अप साइड पे क्यों गई है, और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद लाजमी देखिएगा। इस हैमर के अपीयर होने के बाद मार्केट ने अप साइड पे जाना स्टार्ट किया और डार्क क्लाउड के रेजिस्टेंस तक रुक गई। लेकिन किसी भी फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की तरह एक प्राइस ऐसी होनी चाहिए जहां आप अपने ओरिजिनल आउटलुक को रिकंसीडर करें, जैसा कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अगर मार्केट डार्क क्लाउड कवर के हाई के ऊपर क्लोज करे तो चांसेस हैं कि मार्केट अपने अपवर्ड पाथ को कंटिन्यू करेगी। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो मार्केट ने सिर्फ डार्क क्लाउड कवर के हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं किया, बल्कि ये बुलिश राइजिंग गैप के ज़रिए किया है। इस गैप का और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि गैप के बाद वाली कैंडल एक शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन शूटिंग स्टार की बेरिश इम्प्लीकेशंस कंफर्म नहीं हुई क्योंकि मार्केट ने राइजिंग गैप के नीचे क्लोज नहीं किया। राइजिंग गैप के बारे में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए अगर आप डार्क क्लाउड कवर की बेसिस पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस आप डार्क क्लाउड कवर के हाई के ऊपर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट डार्क क्लाउड पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग करती है तो आप सेल की ट्रेड क्लोज कर देंगे, और जो लोग बाय करना चाहते हैं वो उस वक्त बाय करने के बारे में सोचें जब क्लोजिंग प्राइस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के हाईएस्ट प्राइस को क्रॉस कर जाए। पिक्चर में दो कमज़ोर डार्क क्लाउड पैटर्न दिखाए गए हैं जिनको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से मार्क किया गया है। डार्क क्लाउड कवर 1 आइडियल नहीं था क्योंकि सेकंड कैंडल जो कि ब्लैक कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं किया। डार्क क्लाउड कवर 2 ने अपनी बेरिश इंपॉर्टेंस थोड़ी सी खो दी क्योंकि सेकंड कैंडल ने पहले क्लोज के जस्ट ऊपर ओपन किया था पहले हाई की बजाय। फिर भी इन दोनों नॉन क्लासिक डार्क क्लाउड कवर के एक साथ आने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया। दूसरे अल्फाज में इन डार्क क्लाउड कवर ने यह रिफ्लेक्ट किया कि जब प्राइसेस ने नए हाई बनाए तो बियर्स ने प्राइसेस को नीचे पुल कर दिया पहले क्लोजेस के नीचे। ये सिचुएशन अच्छी नहीं थी। फॉलिंग गैप ने डाउनसाइड ब्रेक का फाइनल प्रूफ दिया है। इस पिक्चर में नवंबर के फर्स्ट हाफ के दौरान
एक कंजेस्शन बैंड दिखाया गया है। जब मार्केट एक लंबे ड्यूरेशन तक साइडवेज मूव करती है तो ये कंजेस्शन जोन अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है जब प्राइसेस इस रेंज से बाहर निकलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने लंबे अरसे तक मार्केट साइडवेज रहती है उतने ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में बाय या सेल पोजीशंस ले लेते हैं। इस एग्जांपल में जब प्राइसेस ने अर्ली नवंबर कंजेस्शन बैंड के बॉटम एंड को ब्रेक किया था तो वो ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली थी जब मार्केट लेटरल बैंड में थी तो डाउनसाइड ब्रेकआउट पर उन ट्रेडर्स ने प्रॉफिट कमाया था। लेकिन वो ट्रेडर्स जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली थी जब मार्केट उस अर्ली नवंबर ट्रेडिंग बैंड में थी तो वो एक लूजिंग ट्रेड में थे जब प्राइसेस ने बॉटम एंड को ब्रेक किया था। फॉरेक्स में लेटरल बैंड साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट को रेफर करता है। इस कंडीशन में करेंसी पेयर्स की प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव करती है बिना किसी क्लियर अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड के। प्राइस इस रेंज के अपर और लोअर बाउंड्रीज को रिपीटेडली टेस्ट करती है और ट्रेडर्स इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करता है जो कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट वापस कंजेस्शन बैंड की तरफ रैली करे तो वो बायर्स अपनी लूजिंग ट्रेड से निकलने के लिए इस रैली को यूज़ करेंगे। दूसरे अल्फाज में एग्जिस्टिंग बायर्स नए सेलर्स बन जाएंगे जब प्राइसेस वापस कंजेस्शन बैंड तक पहुंचती हैं। जब अर्ली नवंबर में कंजेस्शन बैंड ब्रेक हुआ था तो ये रेजिस्टेंस बन गया था। दिसंबर में इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने में फेल हो गई और इस फेलियर पर एक डार्क क्लाउड कवर भी अपीयर हुआ था जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पैटर्न की दो कैंडल्स के दरमियान जो खाली एरिया है वो हॉलीडे की वजह से आया था। पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर का ऑपोजिट होता है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। डार्क क्लाउड कवर एक अप ट्रेंड के बाद आता है और एक ब्लैक रियल बॉडी से मिलकर बनता है जो पिछली वाइट कैंडल के अंदर क्लोज होती है। पियर्सिंग पैटर्न एक वाइट कैंडल होती है जो पिछली ब्लैक कैंडल के अंदर क्लोज होती है। ये पैटर्न दिखाता है कि लोअर लेवल्स पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। एक जापानीज़ किताब में इस पैटर्न की फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हुए एक इंटरेस्टिंग और ग्राफिक एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये आखिर के बुल्स हैं जो कोने में दबाए गए थे और अब हीरो बनकर लड़ रहे हैं। कामुकाजी फाइट्स हमेशा फ्राइटनिंग होती हैं, इसलिए बियर्स इनको देखते ही साइड लाइन्स पर चले जाते हैं। इस क्वाइट पीरियड में बुल्स को मदद मिल सकती है या फिर इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद द सप्लायर रोड फॉर द बियर्स में बी ऑलरेडी ब्रोकन। कामुकाजी फाइट आर ऑलवेज फ्राइटनिंग का मतलब है कि ऐसी लड़ाई जहां लड़ने वाला अपनी जान की परवाह ना करे। कामुकाजी असल में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानीज पायलट्स का रेफरेंस है जो अपने जहाज़ को दुश्मन के शिप से टकरा कर अपनी जान दे देते थे। आमतौर पर कामुकाजी को ऐसा कोई भी डेस्परेट और जानलेवा अटैक को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अल्फाज में मार्केट की डाउनवर्ड एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होती है। दो कैंडल पैटर्न्स के कई नाम हैं जिनमें सेकंड वाइट कैंडल पहली ब्लैक कैंडल के हाफवे से कम क्लोज होती है। यहाँ इस डिस्कशन के लिए ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जितने ज़्यादा वाइट कैंडल ब्लैक कैंडल को पीएस करेगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर वाइट कैंडल फेल हो जाए टू मूव डीपली इनटू द ब्लैक कैंडल तो ये एक वीक काउंटर अटैक होगा बायर्स की तरफ से और सेलिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ एक पैटर्न है जिसकी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहली ब्लैक कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे हुई है जो ब्लेंडेड कैंडल के साथ एक शॉर्ट लोअर शैडो क्रिएट करता है। ऊपर वाली एग्जाम्पल के मुकाबले में ये दिखाता है कि बुल्स ने सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक किया है। ये भी देखें कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग जितनी डाउन साइड पे होगी उतना ही लॉन्गर लोअर शैडो ऑफ द ब्लेंडेड कैंडल होता है, तो उस पैटर्न की उतनी ही ऑप्टिमम एग्जाम्पल होती है। मेरे तजर्बे के मुताबिक डार्क क्लाउड कवर पियर्सिंग पैटर्न से ज़्यादा आम होते हैं। इसका एक हिस्सा पुरानी वॉल स्ट्रीट की कहावत से जुड़ा है, इन ऑन ग्रीड आउट ऑन फियर, जबकि दोनों ग्रीड और फियर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लोग इस बात से सहमत होंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर इमोशन फियर है जो कि मार्केट को सबसे ज़्यादा मूवमेंट दे सकता है। मार्केट के बॉटम पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूजुअली मौका ढूंढते हैं कि मार्केट में एंटर होने का मौका मिले, जिसके लिए वो वेट करते हैं पुल बैक का। इसके अलावा वो मार्केट के न्यूज़ के रिएक्शंस को देख सकते हैं। टॉप्स पर फियर ज़्यादा होता है। फियर ये कहता है आई वांट आउट नाउ। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो 1991 के लास्ट में शुरू होने वाली रैली एक डोजी के बाद रुक गई थी जो कि एक लॉन्ग वाइट कैंडल के बाद आई थी। मई में एक लॉन्ग अपर शैडो ने इस डोजी के सेट किए हुए रेजिस्टेंस एरिया की अहमियत को फिर से जाहिर किया और मार्केट फिर वापस चली गई।
जब तक अगस्त में पियर्सिंग पैटर्न नहीं आया। ये पियर्सिंग पैटर्न दिसंबर के लो से मई के हाई तक की रैली के 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर अपीयर हुआ था। 50% रिट्रेसमेंट एरिया ट्रेडर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए बिकॉज सच रिट्रेसमेंट आर वाइडली वॉच्ड बाय टेक्नीशियन। ये पैटर्न सपोर्ट बन गया जो कि अक्टूबर में एक हाई वेव कैंडल के साथ होल्ड हुआ। ये पियर्सिंग पैटर्न जो कि अप्रोक्सीमेटली $33 की प्राइस के करीब अपीयर हुआ था, यहाँ से मार्केट ने अप साइड पे जाना स्टार्ट किया और एक और डोजी पे जाकर रुक गया जो कि एक लॉन्ग अपर कैंडल के बाद अपीयर हुई थी और इस डोजी के बाद मार्केट ने डाउन साइड पे जाना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने मेरी डोजी और डोजी की टाइप्स के हवाले से वीडियो नहीं देखी तो जाइए पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको और अच्छे से मेरी बातें समझ आ सकें। पियर्सिंग पैटर्न की एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में अप्रैल में एक पियर्सिंग पैटर्न ने एक सपोर्ट एरिया को कंफर्म किया जो कि प्रीवियस वीक के हैमर की वजह से है। हैमर और हैंगिंग मैन लाइंस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट मई और अर्ली जून में दोबारा से एक पियर्सिंग पैटर्न ने सिग्नल दिया कि टेम्परेरी बेस बन चुकी है जो कि मई के रेजिस्टेंस एरिया के करीब है। इस रेजिस्टेंस एरिया पर दो हैंगिंग मैन पैटर्न एक साथ अपीयर हुए हैं। अगर आप नोट करें तो फर्स्ट वाला हैंगिंग मैन कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने लोअर क्लोज नहीं किया, जबकि सेकंड वाला हैंगिंग मैन पैटर्न कंफर्म है क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल की रियल बॉडी से नीचे की है। ये फ्री कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स की 5वीं वीडियो थी जिसमें हमने डार्क क्लाउड कवर के साथ साथ पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बड़ी डिटेल के साथ एग्जाम्पल्स को सामने रखते हुए बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।